जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के दिन एक और मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है जिसका प्राइस आउट हुआ है और साथ ही दोस्तों उसके जीएमपी में भी काफी अच्छी उछाल देखने को मिली है, काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। दोस्तों ये आईपीओ 21 नवंबर को ओपन होगा। याद रखिए ये एक मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है, तो इसमें अगर आपके पास 15,000 रुपए भी है तो भी दोस्तों इस पे आप रिटेल कैटेगरी से एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे इरडा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों आज ही के दिन इसका जो प्राइस है वो आउट हुआ है। प्राइस है दोस्तों 32 का, जीएमपी चल रहा है 3 रुपीज के अप्रॉक्स। और वहीं दोस्तों इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो 9.38% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी अच्छा चल रहा है 1,000 रुपए का रिटेल कैटेगरी में। वहीं एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 14,000 रुपए का निकल करके आ रहा है। अभी दोस्तों जीएमपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर क्योंकि अभी आईपीओ को ओपन होने में, सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ को ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है, ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है, तो इस हिसाब से जो डिमांड निकल करके आ रही है वो काफी अच्छी है। हो सकता है कि जब सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन हो जाए 21 नवंबर को, तो काफी अच्छी डिमांड अगर निकल करके आती है तो जीएमपी काफी अच्छा बढ़ सकता है और लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। काफी बड़ा ये इशू साइज का आईपीओ है, 2150.21 करोड़ का आप कह सकते हैं कि इशू साइज निकल करके आ रहा है आईपीओ का। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, स्ट्रांग है या फिर वीक है, इसे डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जानेंगे, साथ ही कंपनी का पीयर कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाला है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें अगर आप देखेंगे आईपीओ की प्लेलिस्ट पे, तो हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से अपलोड करते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारे ही आईपीओ, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ हो, चाहे वो मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ हो, सारे ही आईपीओस के डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो आप तक समय से ही पहुंचेगा। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे दोस्तों हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1987। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 35 इयर्स कंपनी को हो चुके हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इज पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की कंपनी है इरडा, एंड इरडा इज अ मिनी रत्न। तो दोस्तों मिनी रत्ना में भी इसको इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, तो इसको कैटेगरी 1 जो कि मिनी रत्ना की है उसमें इंक्लूड किया गया है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे एमएनआरई भी कहते हैं। इन financial year 2021-2022, IREDA achieved the highest ever loan sanctions around rupees 23,921 crores and loan distributions of around 16,070 crores। तो दोस्तों काफी अच्छी लोन बुक भी है, काफी ज्यादा लोन्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और किस कैटेगरी की जो कंपनीज होती है, किस इंडस्ट्रीज को मेनली ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, हम आगे चल करके देखेंगे। IREDA is an experienced financial institution that has been actively promoting, developing, extending financial assistance for new and renewable energy products। तो दोस्तों जो न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, मेनली उन्हीं के लिए, जो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है, असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और याद रखिए कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स for over 36 years. The company offers a comprehensive range of financial products and related services for project conceptualizations to post commissioning for RE projects, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एंड अदर वैल्यूएबल चेन एक्टिविटीज सच एज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसमिशन। इरडा इज कमिटेड टू facilitating the transition towards a greener and more sustainable future. As a reliable partner, the company ensure its clients receive the best possible support and guidance throughout their projects। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। अगर हम कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं और इनके लोन को किस तरीके के सेगमेंट्स में अगर डिवाइड करके चेक करें कि किस तरीके की कंपनीज, किस तरीके के इंडस्ट्रीज को मेनली ये पैसे व फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, तो इसमें आप देख सकते हैं विंड एनर्जी में 23%, स्मॉल हाइड्रो में 11.8%, अदर अगर बात करें 8.2%, लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज 19.2%, सोलर एनर्जी में 30%, शॉर्ट टर्म लोन्स 2.1%, बायोमास
एंड कोगन की बात करें तो 5.7% का निकल करके आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, उन सभी की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसको गवर्नमेंट इस कंपनी के थ्रू फाइनेंस करती है, जो कि दोस्तों इस कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 21 नवंबर को ओपन होगा, 23 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 29 नवंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 30 नवंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1 दिसंबर को आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी अगर लिस्टिंग की बात करें तो 4 दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 30 पर शेयर का फेस वैल्यू डिसाइड किया गया है। सॉरी 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू डिसाइड किया गया है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 30 to 32 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें जो कि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, और आमतौर पर सारे जो आईपीओस हैं वो ओवर सब्सक्राइब ही होते हैं, तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो 32 पर शेयर पर ही आप बिडिंग प्राइस सबमिट करें और एप्लीकेशन को सबमिट करें। लॉट साइज की बात करें 460 शेयर्स का एक लॉट इसमें रहने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करें, काफी बड़ा ये आईपीओ है, 2150.21 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 1290.13 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल भी है 860.08 करोड़ रुपीस का। वहीं इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म बीएसई और एनएसई में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 460, अमाउंट हो जाएगा 14,720 रुपीस का। वहीं दोस्तों रिटेल कैटेगरी से जो मैक्स लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक की है, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 5,980। वहीं दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 1,91,360 रुपीस का। अब दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई ना करें, सिंगल एक लॉट के लिए अप्लाई करें। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, चांसेस को बढ़ाना है तो डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करें, तो उसमें आपका अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, चाहे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करें, अगर आपका अलॉटमेंट मिलेगा तो एक लॉट का ही मिलेगा अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। वहीं दोस्तों अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 6,440, अमाउंट हो जाएगा 2,06,080 रुपीस का। वहीं दोस्तों आप मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 30,820 रुपीस, 20 शेयर्स, अमाउंट हो जाएगा 9,86,240 रुपीस। वहीं दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डीमैट अकाउंट से 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। शेयर्स होंगे 6,440, 67 लॉट्स के लिए अप्लाई ना करें, उसकी जगह डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अगर आप 14 लॉट्स से अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे, और आप चाहे 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करें चाहे 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो 14 लॉट्स के लिए ही मिलेगा। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 31,280, और वहीं दोस्तों अमाउंट हो जाएगा 10,960 रुपीस का। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप तब आते हैं जब आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट पर अप्लाई करते हैं। तो बिग एचएनआई कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 68 लॉट्स के लिए, तो ये कंफ्यूजन, ये डाउट ना रखिएगा कि आपको 68 लॉट्स ही अलॉट हो जाएंगे। इसमें आपको 14 लॉट्स ही अलॉट होंगे अगर आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो आप किस लिए बिग एचएनआई कैटेगरी से लगाएंगे? अब उसका रीजन है दोस्तों कि जो एचएनआई कैटेगरी में 15% का अलोकेशन होता है, जो रिजर्वेशन होता है, उसमें जो 10% होता है वो बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए होता है, और जो बाकी बचा हुआ 5% का होता है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का होता है। इसीलिए अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने के लिए अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 50% का रिजर्वेशन है, वहीं बाकी बचा हुआ 35% का जो रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है उसे चेकआउट कर लेते हैं। हम दोस्तों स्टैंडलोन जो डेटा है, स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। एसेट्स की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 30,293 करोड़ के थे और अभी प्रेजेंटली बढ़ करके 51,208 लाख के एसेट प्रेजेंटली कंपनी के पास है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हर फ्रंट में हर एक साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें कि कंपनी आखिर प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो 346 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया साल 2021 में, ऑलमोस्ट इसे दोगुना कर दिया साल 2022 में 633 करोड़ का, फिर 864 करोड़ का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें मार्च से सितंबर क्वार्टर के बीच की तो 579 करोड़ का प्रॉफिट अब तक कंपनी ने अर्न किया है सितंबर क्वार्टर साल 2023 में। नेटवर्थ भी लगातार आपको बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, तो काफी अच्छा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल्स कंपनी के निकल करके आ रहे हैं। अब दोस्तों टोटल बोरोइंग की अगर बात करें तो 24,000 करोड़ की थी, जो कि बढ़ करके 39,850
50 करोड़ की हो गई है। अब दोस्तों फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंपनी काम करती है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जैसे कंपनी एक्ट करती है, तो इसीलिए इसमें जो बोरोइंग है, अगर आप देखें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 6.77 का है, तो आमतौर पर अगर नॉर्मली कोई चेकआउट करेगा तो उसे लगेगा कि काफी ज्यादा डेट है कंपनी के पास, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही वीक हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका तो काम ही यही है कि कंपनी के पास जितना ज्यादा डेट होगा, जितना ज्यादा कंपनी पैसा उठा पाएगी उतना ज्यादा दे पाएगी, तो जितना ज्यादा दे पाएगी उससे उतना ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी अर्न करेगी, मार्जिन को बढ़ाएगी, तो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसीलिए इस तरीके की जो कंपनी होती है, इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली जो कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, उसमें हम डेट टू इक्विटी रेशियो को चेकआउट नहीं करते। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है, उसकी अगर हम बात करें तो 8.47 का निकल करके आ रहा है। अब इस आधार पर अगर कंपनी का पीयर कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों इस समय सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट की जो कंपनी है वो उनमें से एक है आरईसी और पीएफसी, तो उसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो काफी ह्यूज डिमांड ऑलरेडी कंपनी की निकल करके आ सकती है। आरईसी की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 5.81 का है, पावर फाइनेंस का, पीएफसी का 4.52 का है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, जो कि एक कंसर्न वाला फैक्टर है, पर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, पर फिर भी ये जरूर कहेंगे कि ओवर वैल्यूएशन पे जरूर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है। आरओई कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 15.44% का है, अर्निंग पर शेयर 3.78 का है, थोड़ा सा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.44% का निकल करके आ रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें तो कंपनी आईपीओ किस रीजन से लेकर के आई है, उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, उसमें पहला पॉइंट है ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑन वर्ल्ड लैंडिंग, एंड सेकंड पॉइंट जो निकल करके आ रहा है वो है द कंपनी एक्सपर्ट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इंक्लूडिंग एनहांसिंग द ब्रॉड brand image among existing and potential customers and create a public market for equity shares in India। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक और होती है, वो है जीएमपी। जीएमपी क्या होता है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब इससे हमें आइडिया लगता है कि कितने लिस्टिंग गेन्स कोई कंपनी दे सकती है, पर ध्यान रखें कि ये एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है, डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है ग्रे मार्केट में तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई हो जाएगा, वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर डिमांड निकल करके नहीं आएगी तो जीएमपी फॉल होता हुआ भी नजर आता है, तो ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है। तो दोस्तों जीएमपी जिस तरीके से अभी जो डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है उस हिसाब से तो 9.38% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं, पर इस आईपीओ को अभी ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है, ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है। 21 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, तो हम दोस्तों 21 नवंबर को जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेक करेंगे, सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा डिमांड उतना अच्छा जीएमपी और उतने अच्छे लिस्टिंग गेन्स। तो दोस्तों 23 नवंबर जो कि इसका आखिरी डेट है, 12 बजे तक सब्सक्रिप्शन फिगर किस तरीके का निकल करके आ रहा है उसके बेसिस पर, जीएमपी के बेसिस पर, एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट के बेसिस पर और मेनली डिमांड के बेसिस पर दोस्तों हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसे अवॉइड कर रहे हैं। अब दोस्तों उस हम अप्लाई कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कम्युनिटी पोस्ट पे हम सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे आपको हमारी अपडेट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो खुद की ओन रिसर्च भी करें और अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसकी सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको कन्विक्शन मिलता है, आप होल्ड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी किसी कंपनी को होल्ड कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन्स भी ले सकते हैं। आपको आइडिया आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की कन्विक्शन पर ही लेना है। वहीं दोस्तों जो बाकी आईपीओ अभी मार्केट में अपकमिंग है या फिर लिस्ट होने वाले हैं उनके सभी के जीएमपी को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर बात करें तो एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, 32.19% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इस आईपीओ पे डेडिकेटेड वीडियो आज ही के दिन 1 घंटे पहले हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को चेकआउट करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। कल्याणी कास्ट की बात करें, काफी बढ़िया एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, 61.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। एएसके ऑटोमोटिव की बात करें 9.93% के, सनरेस्ट लाइफ साइंस में 17.86%, रॉक्स हाईटेक जो कि एक बेहतरीन एसमी कैटेगरी का आईपीओ था दोस्तों, काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन 214 टाइम्स का देखने को मिला। जीएमपी अभी थोड़ा सा फॉल हुआ है, पहले तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 120% के थे, अभी 96.39% पर आ गए हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 गुना पैसा इस आईपीओ में बता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है दोस्तों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर ले ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखनी है तो दोस्तों आप समय देकर के इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। इसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और दोस्तों इसमें आप सारे ही वैल्यूएशन रेशियोज की मैट्रिक्स जो रेशियोज होते हैं उनको भी जान जाएंगे। उसके बाद आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में, जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज का होगा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। बाकी दोस्तों शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए आप आईपीओ में जरूर अप्लाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारतम।